मैं हूँ रवि श्रीवास्तव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके सामने पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने का प्रचलन है। अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, वो भी बिना किसी फ़ीस के। तो आइए पुनः शुरू करते हैं अपने पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पारितंत्र में मानव है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जैसा कि मैं आपको बताता जाऊंगा, इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे और मैं इन चार ऑप्शंस के सारे जितने भी विकल्प दिए होंगे सबकी परिभाषा सहित आपको पूरा मैं बताता जाऊंगा कि इसका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं सही है। और सबकी पूरी पूरी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा, पारितंत्र में मानव है। तो ऑप्शन ए है शाकाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है उपभोक्ता, डी है सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सर्वाहारी। पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पारितंत्र में बाज का स्थान है। ए अपघटक, बी निम्न उपभोक्ता, सी प्रथम उपभोक्ता, डी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। पारितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में होता है। ठीक है। अब आता है, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी घटक, डी उपभोक्ता। इसका क्या होगा सही ऑप्शंस? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी। इसका सही ऑप्शन होगा क्या? डी, मानव और सभी जीव जंतु उपभोक्ता हैं जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। पारितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी परोक्ष, डी उत्पादक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। एक पारितंत्र में शैवाल उत्पादक के रूप में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 12 से 25%, बी 1 से 2%, सी 12 से 15%, डी 13 से 24%। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा क्या? बी 1 से 2%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और जो खाना बनाने में हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, जो नेचर के द्वारा डेवलप किया गया हो। तो पहला है घास का स्थल, धान का खेत, एक्वेरियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? ए, घास का स्थल प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि जो बी धान का खेत और एक्वेरियम है ये आर्टिफिशियल, इसको हिंदी में कृत्रिम पारितंत्र भी बोलते हैं। तो ये दोनों कृत्रिम पारितंत्र हैं। तो आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन तैयार किया करिए कि जैसे ऑप्शन ए सही है तो बी और सी जिसका भी जो भी सही इसकी व्याख्या होती है उसको भी तैयार किया करिए। तो इस तरह आपके एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चंस और तैयार हो जाएंगे। वनों को काटने से होता है क्या? होता है ए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता तथा ऑक्सीजन की कमी, बी वर्षा में कमी होना, सी सूखा पड़ना, डी उपयुक्त सभी। तो जैसा कि सभी को पता है, वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी, वर्षा की कमी, सूखा, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ और देखिएगा, जब भी कभी पर्यावरण में ऐसा कोई ऑप्शन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें हो उपयुक्त सभी, तो वो 70% सही होता है। तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपका समय बचेगा पेपर में और आप उसमें डायरेक्टली टिक कर सकते हैं उपयुक्त सभी वाले में। किसी पारितंत्र में होते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, अपघटक, घटक, जलीय जंतु एवं जलीय पौधे, जैविक तथा अजैविक घटक। तो इसका ऑप्शन होगा डी। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई होती है जो जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर है। जैविक का मतलब जिसमें जान होती है, अजैविक का मतलब जिनमें जान नहीं होती है।
कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका होती है। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका क्या है? रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में, स्थिरीकरण में, सकल ग्रह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे ऑप्शन आए ऑल ऑफ दिस या उपयुक्त सभी, तो उसमें ज़्यादातर वही उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है। तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में, सकल ग्रह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका होती है। वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? ए 250 से 800 ppm तक, 350 से 400 ppm तक, 250 से 400 ppm तक, 50 से 100 ppm तक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 250 से 400 ppm तक। पिछले 150 वर्षों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 250 से 400 ppm तक वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है? बहुत पुराना क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पेपर में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी अमोनिया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख गैस होती है। फिर आता है क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है अमोनिया का नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। ए तथा सी दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन, जहाँ पे भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ए तथा सी, ए तथा बी, ए तथा डी, तो उसमें भी लगभग आप देखिएगा, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि देखिएगा कि जो ऑप्शन डी होगा जिसमें दो ऑप्शन दिए होते हैं वो ज़्यादातर सही रहता है। तो ए तथा सी दोनों सही हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। चक्रण का मतलब उसको दोबारा रिसाइकिल। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बी का मतलब जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया? वीपी पाल, यशपाल, एमएस स्वामीनाथन, आरडी मिश्रा। तो इसका सही आंसर है सी, भारतीय वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र कितने परसेंट होता है? 30%, 33%, 46%, 36%। इसका सही ऑप्शन है बी, 33%। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए औसतन 1/3 क्षेत्र वन आच्छादित होना आवश्यक होता है। विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र होता है, कौन सा होता है? उदीय, बोरियल, बी शीतोष्ण पतझड़, सी उष्ण वन, डी घास के मैदान। तो आपका सही ऑप्शन होगा उष्णार्द्र वन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णार्द्र वन की है। ये 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होती है इनकी। एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित होती है किससे? क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से, क्षेत्र की जनसंख्या से, क्षेत्र की औद्योगिक अवस्थापना से, क्षेत्र की पर्यटन सुविधाओं से। तो किससे सही होती है? एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता का संबंध उस क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से होता है। अनुकूल भौतिक पर्यावरण, मृदा, तापमान, वर्षा आदि वाले पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अधिक होती है, जैसे उष्ण वर्षा वन आदि। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अजीवीय तत्व है? ए लाइकेन, बी दीमक, सी शैवालीय नमक, डी शैवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? चट्टानों में उपस्थित नमक पारिस्थितिक तंत्र का अजैव घटक होता है, जबकि लाइकेन, दीमक और शैवाल पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, शैलीय नमक के हिसाब से। सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, मरुस्थल तथा सवाना में, विषुवतीय वनों में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उच्च तापमान एवं अधिक आर्द्रता के कारण विषुवतरेखीय वनों में वनस्पतियों की विविधता अधिकतम होती है, और वनस्पतियों की विविधता के कारण इस प्रदेश में जीव जंतुओं की विविधता भी अधिक होती है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, विषुवतरेखीय वनों में। आप लोग भी कमेंट्स करिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे सही ऑप्शन इसका डी है। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित घटकों में कौन सा जैव और अजैव जगत के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, आवास। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? सी, वियोजक अपघटन की प्रक्रिया द्वारा जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार वे जैव अजैव पदार्थों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं।
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण के प्रतिशतता को कहा जाता है। पारिस्थितिक निश्चय, पारिस्थितिक दक्षता, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक उत्पादकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पेपर में पूछा जाता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा के प्रतिशत को पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। औसत रूप से केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? पारिस्थितिक दक्षता, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आ रहा है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन ए क्या है? जैविक समुदायों तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। कथन आर, इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जिसमें एक कथन और एक कारण दिया जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है कथन को और उसका कारण बताना है। आप इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनेंगे, जो सही होगा वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या है? जैविक समुदाय तथा जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अंतर को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए क्या? बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार के अध्ययन की इकाई पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये कोई इकाई नहीं है, ये एक घटक है। ये घटक का मतलब जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई अपने में नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। यह एक संरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैव मंडल एवं पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब एवं पारिस्थितिक तंत्र है। वह एक संवृत तंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? डी। वह एक संवृत तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र संवृत तंत्र नहीं बल्कि एक खुला तंत्र है। इसमें ऊर्जा का निवेश एवं निकास होता रहता है। कभी ऊर्जा ज़्यादा होती है तो कभी ऊर्जा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पोषण स्तर पर एक स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संपूर्ण मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। पोषण स्तर पर एक संचित या भंडारित ऊर्जा या जैविक पदार्थों की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। पारिस्थितिक उत्पादकता चाहे वह सकल हो या शुद्ध हो का सामान्यतः ग्राम पर वर्ग मीटर में एक दिन या वर्षा में मापन करते हैं। और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के आर्द्र भार को बायोमास कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों, पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीव के सकल भार या उनकी मात्रा को जैवपुंज या बायोमास कहते हैं। तो बायोमास को दूसरी तरह से हम जैवपुंज भी कह सकते हैं। इसे शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, न कि आर्द्र भार के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन डी होगा। अब आ रहा है क्वेश्चन, कथन ए, श्वसन के कारण बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। क्षय का मतलब घटाव। और क्या आर कारण क्या कह रहा है? बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं में अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। तो इसमें क्या कूटे दिए हुए हैं? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बढ़ते पोषण स्तर के साथ जंतुओं को अपना आहार प्राप्त करने के लिए अधिक चलना एवं कार्य करना पड़ता है। अतः श्वसन द्वारा ऊर्जा के क्षय की सापेक्षिक मात्रा बढ़ते पोषण स्तर के साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या है। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मांसाहारी प्रायः द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेफ्थनीस कीटभक्षी पौधा है और पादप प्लवक अपघटक होते हैं। तो क्या उसका आंसर होना चाहिए? पादप प्लवक को फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं। पादप प्लवक स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? पादप प्लवक अपघटक होते हैं। जो सही नहीं है वही चीज़ आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं और जल्दबाजी में हम लोग उसमें गलती कर देते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है, क्या होती है? प्रति समय एवं प्रति क्षेत्रीय इकाई में पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों का सकल प्राथमिक उत्पादन, प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में बायोमास का उत्पादन दर और प्रति क्षेत्रीय इकाई एवं प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों के उत्पादन की दर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बायोमास का प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय इकाई में उत्पादन दर पारिस्थितिकी उत्पादकता कहलाता है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रति क्षेत्रीय एवं प्रति समय में इकाई में बायोमास का उत्पादन दर, ऑप्शन नंबर सी।
विभिन्न जीवों के अंतर संबंध तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बताया है, ए फेनोलॉजी, बी पारिस्थितिकी, सी जैविकी, डी प्राणी विज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं तो लगभग क्या आंसर होना चाहिए? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, कहीं पे बहुत पूछा जाता है। इसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण और दूसरी ओर विभिन्न जीवों के पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सही? इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अब इसके बाद आ रहा है कथन, झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, कारण क्या कह रहा है? यह सीमित आकार का जलाशय है। कूट क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसकी क्या व्याख्या होनी चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा अत्यंत ही लचीली है। एक खेत, तालाब, झील, वन एवं संपूर्ण विश्व को एक पारिस्थितिकी तंत्र माना जा सकता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। यानी ए तो सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी आर वाला जो है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, यानी आर गलत है। ठीक है। इसके बाद है इको डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य होता है? इको डेवलपमेंट क्या होता है? त्वरित गति से आर्थिक विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को कोई छेड़छाड़ न करके पारिस्थितिक का संरक्षण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। इको डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इको डेवलपमेंट सतत विकास की संकल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखते हुए आर्थिक विकास करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही है? तो यहाँ पे सही है और कई जगह पे पूछा जाता है सही नहीं है। तो इन दोनों वर्डों में आप लोग ध्यान रखिएगा, सही है और सही नहीं है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है और पेपर में जरा सी जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण। तो इसका क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग ही संसाधन प्रबंध है। संसाधन प्रबंधन टिकाऊ विकास की अवधारणा पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट को सही उत्तर चुनिए। यह एक भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक संवृत तंत्र है जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चलित होता है परंतु और ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इनमें मापक आयाम नहीं होता। तो कूट क्या है? ए 1 और 3, बी क्या है 2 और 3, सी क्या है 1 और 3, डी क्या है 3 और 4। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? यानी इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं और दो ऑप्शन जो सही होंगे वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आपको बताना है। तो वैसे इसमें ज़्यादातर बेटर यही रहेगा कि पूरे को ध्यान से पढ़िए और दोनों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जिस वर्ड में है या जिस सेंटेंस में है वही वाले ऑप्शन होते हैं। तो पारसी तंत्र एक खुला तंत्र है, ना कि समृद्ध तंत्र। सौर ऊर्जा पारसी तंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। पारसी तंत्र का मापक आधार नहीं होता है और एक खेत तथा झील, वन या संपूर्ण पृथ्वी एक पारसिक तंत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सौर का मतलब सूरज से मिलने वाली। इसे मापक आयाम नहीं थे, इसको नाप नहीं सकते आप। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता? पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन, बी ऊर्जा के निवेश एवं निर्गमन में संतुलन, सी विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता, डी मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। मानव जनसंख्या वृद्धि में पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता नहीं आती बल्कि इससे पारिस्थितिक तंत्र का ह्रास होता है, नुकसान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी वाला। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। मैंने अभी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए जी टांसले ने, सी बी है जी मेंडल ने, सी है ओडम ने, सी है पाक ने। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम ए जी टांसले ने किया था और कब किया था? 1935 में। तो कई बार ईयर भी पूछ देता है और कई बार नाम भी पूछ देता है। कक्षा में पारिस्थितिक पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहे हो तो आप क्या करोगे? सभी को दंडित करेंगे, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों को बदल देंगे, उन्हें मैदान में ले जाकर पढ़ाएंगे, उनसे ये बात बताएंगे कि आप उन्हें नज़दीक चिड़ियाघर में ले जाने वाले हैं इसलिए सभी छात्र तैयार रहें। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर चला करिए। यदि कक्षा में पारिस्थितिक पढ़ने के दौरान छात्र सुनने और समझने में रुचि ना ले रहे हैं तो पढ़ाने के तरीके और बिंदु दोनों को बदल दीजिए जिससे छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम में रुचि का उत्पादन
हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला, यानी पढ़ने का तरीका व बिंदु दोनों बदल दीजिएगा आप। पारिस्थितिकी तंत्र पर छात्रों के दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दें? दत्त कार्य का मतलब जो उनको दिया गया कार्य होता है। उनसे कहेंगे कि दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें। उनके अभिभावक से कहेंगे छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें। उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे, जिससे उस संबंध में वे पर्याप्त सूचना एकत्र कर सकें व बोध विकसित कर सकें। और डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? पारिस्थितिकी पर छात्रों के दत्त कार्य के लिए शिक्षक उससे संबंधित सूचना खोजने, उसे खोजने एवं एकत्रित करने में अभिभावकों द्वारा सहायता करने का निर्देश देगा। साथ ही छात्रों को इससे संबंधित गृह एवं कक्षा कार्य भी देगा, जिससे छात्र सूचना एकत्र कर बोध विकसित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, उपयुक्त सभी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जिसमें भी ये ऑप्शन होते हैं ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी, तो वो सही ऑप्शन उसी में होते हैं सब। फिर आता है, सरकार को यह ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्व से बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है तथा इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि तत्क्षण वहां से उस तत्व का संपूर्ण खनन करा ले। वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में। उस तत्व को बिल्कुल ना छुए, क्योंकि पहले से उपस्थित सुविधाएं इतनी है कि उनसे ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है। इस संबंध में कोई कदम ना उठाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वहां खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में। अति आवश्यक तत्व होते हुए भी सरकार को सीमित मात्रा में खनन करवाना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे? जे हेलीमन द्वारा दिए गए पर्यावरणीय नियमों को छात्रों को समझाएंगे। कोयले के एक टुकड़े लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उससे अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। एक अच्छी सी पुस्तक पढ़ने को कहेंगे जो इस संबंध में अधिकतम जानकारी दे सके। इनमें से कुछ नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छा सा व्याख्यान देंगे। व्याख्यान का मतलब एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव एवं उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए जा रहे कोयले के उपभोग तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। इसका और भी सही एक्सप्लेनेशन किस तरह हम दे सकते हैं? पृथ्वी के संसाधन सीमित होते हैं। छात्रों को इस बात को समझाने के लिए हम इस प्रकार कोई संसाधन उन्हें दिखाते हुए उनके उद्भव, आवश्यकता और मानव द्वारा उपभोग तथा भविष्य उनके उससे संबंधी बातों को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल ले सकते हैं। पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकी संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है। पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल एवं अन्य तत्वों की समझ पैदा कर सकता है। उच्च कक्षाओं में किए जाने वाले कार्यों से छात्रों को अवगत करा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी, पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए एक शिक्षक पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल और अन्य तथ्यों की समझ को पैदा कर सकता है, यानी इसका सही ऑप्शन सी होगा। छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने प्रयुक्त होने वाले जैविक भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं के मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। उपयुक्त सभी। मैंने आपको फिर भी बताया था, पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि जिसमें भी ऑप्शन ऐसा दिया हो उपयुक्त सभी, उसमें 70-80% तक लगभग वही ऑप्शन सही होता है। तो आप उसमें टिक कर सकते हैं उपयुक्त सभी में। तो ऐसा कि यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए शिक्षक द्वारा उपयुक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न से किस बात की समझ होनी चाहिए? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए बेहतर संप्रेषण कौशल, बातचीत करने का अच्छा विज्ञान होना चाहिए, व्याख्यान देने की विलक्षण क्षमता होनी चाहिए, पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ होनी चाहिए, पारिस्थितिकी के बारे में सरकार द्वारा चलाए गए पारिस्थितिकी संरक्षण अभियान की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? पारिस्थितिकी को समझने के लिए शिक्षक को उसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की समक्ष जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका आज का, पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? वे पारिस्थितिकी के कारणों का अवलोकन करें, अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछे, पारिस्थितिकी के कारणों का फोटो दिखाए, उन्हें परिभाषा याद कराए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए पारिस्थितिकी के कारणों को फोटो शिक्षक द्वारा दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र दृश्य माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन आप अगर उनको पिक्चर्स दिखाएंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। इसीलिए छोटे क्लास
क्लास की जितनी भी बच्चों की किताबें होती है उसमें चित्र ज़्यादा दिए होते हैं, मैटर कम होता है, क्योंकि चित्र देख के बच्चे ज़्यादा सा समझ जाते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते चलते एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जिनमें ऑप्शन में डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम में पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल 100% मार्क्स दिलाते हैं। और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऑप्शन से ये फोर्थ वाला गलत होता है 70%। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ज़रा ध्यान से करिएगा, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। गुड नाइट।